गाइस आई कांट सी यू। रजत, परिका, प्रथम, आप लोगों का कैमरा ऑफ हो गया क्या दोबारा? नहीं, आई थिंक कुछ ग्लिच था नेटवर्क पे। आवाज ठीक है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन द लास्ट क्लास। तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन तक कर चुके थे अपना एक टेस्ट पेपर, तो इसको एक खत्म करते हैं जल्दी से आज। ठीक है। एंड देन लेट्स मूव ऑन टू योर डाउट्स इन द रेक्टिफिकेशन चैप्टर। तो मैं जल्दी जल्दी खत्म करूंगा, जहां डाउट होगा प्लीज मुझे रोकना। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 40,000, क्रेडिटर्स दे रखे हैं 25,000, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस आर गिवन और एसेट पूछे गए कितने। तो आपको याद होना चाहिए बेटा, फॉर्मूला क्या था हमारा, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, यही होता ना। तो कैपिटल कितना है 40,000 और साथ में क्रेडिटर दे रखे हैं 25,000। लेकिन ये जो रेवेन्यू और एक्सपेंस दे रखा है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल। इसमें साथ में अपने को प्लस करना पड़ेगा रेवेन्यू 40,000 और माइनस करना पड़ेगा एक्सपेंस 50,000। यानी कितना आ जाएगा ये 30,000 प्लस 25,000 विच इज इक्वल टू 55,000। समझ आई मेरी बात? तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा 55,000। क्लियर है गाइस? चल सकते हैं, देखो थम्स अप देते रहना मेरे को साथ साथ, ताकि पता चल जाए कि हाँ आप लोगों को क्लियर हो गया ये किस तरीके से किया है। ओके ग्रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज 10,000, अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट 10% वुड बी, तो इसका 10% निकाल लो भाई। यानी कितना आ गया 100, और 1,000 में से 100 माइनस करेंगे, दिस इज लिस्ट प्राइस, दिस इज ट्रेड डिस्काउंट। ये माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा, जो भी परचेज प्राइस है, सेल प्राइस है। अब इसके ऊपर आपको कैश डिस्काउंट निकालना है, तो कैश डिस्काउंट वुड बी इसका 5% यानी 45 रुपीज। आई बात समझ में? क्लियर? और क्वेश्चन ने क्या मांगा है, ट्रेड डिस्काउंट पूछा था कितना है, वो 100 हो गया, और कैश डिस्काउंट कितना है 45, यानी आंसर क्या हो गया 145। कौन सा हो गया आंसर, डी पार्ट। क्लियर है गाइस? समझ में आया? कैश डिस्काउंट हमेशा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो फिगर आती है उस पर निकलता है। कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ पे 100 और 50 लिख देते हैं, और कई बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं 945 लिख देते हैं। क्वेश्चन ने क्या मांगा उसको ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन ने डिस्काउंट की वैल्यू मांगी थी। अगला, मार्क ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है, तो देखिए जरा। सब में कैश पेमेंट हो रही है। अगर हम ध्यान से देखें टू कैश टू कैश टू कैश, तो सब में ही हो रही है, तो फिर ऑड वन कैसे पता चलेगा? अगर आप ध्यान से देखो तो पहला आप रेंट पे कर रहे हो, ठीक है, तो ये बिजनेस का खर्चा है। जो सी और डी है वो भी बिजनेस के खर्चे हैं, परचेज और स्टेशनरी। ये जो बी पार्ट है दिस इज ऑड वन आउट बिकॉज दिस इज नॉट एन एक्सपेंस, दिस इज कैश विड्रॉन बाय द ओनर, बाकी सारे खर्चे। क्लियर है? तो इसलिए दिस वाज ऑड वन आउट ऑन द बेसिस दैट दिस इज नॉट एन एक्सपेंस। हाँ जी, 20th पे आ जाते हैं। 20th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। क्या ये ठीक कह रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहा है। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का जो प्रोसेस जो हमने देखा था अकाउंटिंग प्रोसेस, उसमें कहीं बैंक रिकंसिलिएशन आता है? उसमें तो क्या आता है, सबसे पहले जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें तो कहीं भी नहीं आया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस में कहीं नहीं आता है। दिस इज ओवर एंड अबव दैट। ठीक है, सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, उसका पार्ट नहीं है। Bank reconciliation statement is prepared only to match our cash book bank column with bank passbook balance। ठीक है, तो रीजन क्या कह रहा है कि भाई क्योंकि हमारा सिर्फ ये इन दोनों को मैच करने के लिए ही बनाया जाता है। गाइस एक सेकंड आपको होल्ड करना पड़ेगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड।
हाँ जी गाइस, मैं जैसे ही चाहता हूँ सारे सब लोग भाग जाते गायब हो जाते, अरे आ जाओ वापस आ जाओ भाई, आ गया मैं, आ गया, यही सबके कैमरे ऑफ हो जाते हैं। इतनी जल्दी ऑफ होता है ना, इतनी जल्दी ऐसा तो बटन दबाता तो गायब हो जाओ हाँ जी। Ouch. हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 20 में अगर हम देखें तो जो असर्शन लिखा है वो ठीक है, जो रीजन दे रखा है वो भी अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है। तो लेट्स सी हमें क्या दिया हुआ है, ऑप्शंस क्या है। तो पहला ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है भाई। असर्शन जो लिखा है वो भी करेक्ट है और जो रीजन में लिखा है वो भी करेक्ट है। बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट, नहीं ये तो गलत हो गया। एक करेक्ट है एक इनकरेक्ट, नहीं ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट। समझ में आया? हाँ, अगर ये मेरे से पूछता कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, अगर ऐसे बोलते तो हम उसको टिक नहीं करते, क्योंकि जो आर में रीजन दिया गया है क्या वो रीजन असर्शन को डिफेंड करता है? आंसर इज नो। असर्शन कह रहा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। अगर मैं इसके आगे लगाता बिकॉज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ओनली फॉर दिस एंड दिस एंड दिस, क्या ये ऊपर वाले स्टेटमेंट को डिफेंड कर रहा है? आंसर इज नो। हाँ, अगर इसमें लिखा होता आगे रीजन में बैंक रिकंसिलिएशन इज नॉट इन द अकाउंटिंग प्रोसेस, इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, तब मैं मान लेता कि हाँ रीजन ठीक लिखा है। समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर है? तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन जो रीजन में स्टेटमेंट लिखी है इट डज नॉट एक्सप्लेन द असर्शन करेक्ट। तो इसलिए यहाँ पे आपका अगर इस तरह का ऑप्शन होता तो हम उसको सिलेक्ट नहीं करते। सस्टेन, आपका कोई डाउट है बेटा? सर ट्रायल बैलेंस बनाना ऑप्शनल होता है या मैंडेटरी? ओके, सो वैसे तो हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट होता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस इज अ पार्ट ऑफ आवर अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अगर आप प्रोसेस पूछोगे तो क्या होता है, सबसे पहले क्या बोलते हैं, जर्नल, जर्नल। लेजर, ट्रायल बैलेंस, देन उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं जिसके अंदर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनता है और बैलेंस शीट भी बनता है, ठीक है। अब क्या हम बिना ट्रायल बैलेंस बनाए क्या बोलते हैं बैलेंस शीट या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं? तो टेक्निकली नो, हमें बैलेंसेस सबके चाहिए और बैलेंसेस में एक जगह तो लिखूंगा तो वही ट्रायल बैलेंस हो जाता है ना। तो टेक्निकली तो इट इज अ पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस और उसके बिना हम आगे अगला स्टेप नहीं कर सकते, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं बना सकते, ठीक है। ओके सर। और मैंने आपको ये चीज भी बताई थी, प्रैक्टिकली आज की डेट पे ट्रायल बैलेंस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि सब ऑटोमेटिक हो गया है, सब ऑनलाइन हो गया है। हाँ, बनता है इन द सेंस कि कभी भी आप निकाल सकते हो किसी भी डेट का, और नहीं है अगर जरूरत तो हम उसके बिना भी काम चला लेते हैं, है ना। अब तो सब ऑटोमेटेड हो गया है, जैसे सॉफ्टवेयर आ गया तो सॉफ्टवेयर में बस आपको जर्नल एंट्री करनी है, बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाता है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं बेटा। देखो जरा क्या लिखा है, बैंक स्टेटमेंट शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 8500, इट्स फाउंड दैट अ डिपॉजिट ऑफ 1500 अनक्रेडिटेड एंड अनप्रेजेंटेड चेक ऑफ 2000 नॉट इन पासबुक, फाइंड द बैलेंस एज पर कैश बुक। तो हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो ये समझो, पहले दे रखा है हमें बैंक स्टेटमेंट शोज अ डेबिट बैलेंस। तो बैंक स्टेटमेंट मतलब बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है, क्योंकि हमें बैंक की स्टेटमेंट से बताया है, ठीक है। क्लियर है, समझ आ रहा है? बैंक स्टेटमेंट कौन सी होगी, जो बैंक ने स्टेटमेंट इशू करी है, तो यानी एक तरह से पासबुक। तो बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है हमें, कितना है 8500। अगर मैं इसको पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में ही लिख लूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए, हम प्लस आइटम और माइनस आइटम लिखते हैं ना, जैसे रिकंसिलिएशन में, वैसे लिख लेते हैं, आसानी से समझ आएगा। तो डेबिट बैलेंस फेवरेबल है या अनफेवरेबल? निशात, हाँ निशात, क्या आएगा बेटा? सर डेबिट मुझसे बैलेंस, पूछ रहे हाँ हैं? हाँ, ईशा से। अरे मैं निशात कह अच्छा, रहा हूँ, निशात, हाँ मैं मुझे ईशा सुनेगी। कोई बात नहीं, कोई सर बात नहीं। डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट होगा। हाँ, यानी डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक इज अ नेगेटिव आइटम, ठीक है, नेगेटिव में आएगा, इट इज अ अनफेवरेबल बैलेंस। तो मैं नेगेटिव में लिख लेता हूँ 8500। आर यू विद मी? यहाँ तक समझ आया? ठीक है। अब आगे क्या दिया है, आगे एक यहाँ पे बना देते हैं जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं ना, सीबी और पीबी, सीबी एंड पीबी, और हमें दिया हुआ क्या है, पासबुक का बैलेंस, ठीक है। देखो आगे क्या दिया है, इट्स फाउंड दैट अ डिपॉजिट ऑफ 1500 अनक्रेडिटेड। तो हमने डिपॉजिट किया था 1500 रुपए का, जो कि उसके अंदर क्रेडिट नहीं हो रहा है,
यानी जो पासबुक है उसमें क्रेडिट नहीं हो रहा है। क्लियर? हमने डिपॉजिट किया तो हमने क्या कर दिया होगा बेटा, हमने प्लस कर दिया होगा 1500, लेकिन पासबुक में कुछ भी नहीं आ रहा है और हमें अब बराबर करना है तो क्या करेंगे, प्लस 1500 यहाँ पे कर देंगे पासबुक वाली साइड पे, यानी यहाँ पे 1500 प्लस में आ जाएगा। आर यू विद मी? क्लियर हुआ? ठीक है, सिंपल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहा हूँ मैं, ऑटोमेटिक बैलेंस निकल आएगा वहां से। और अगला क्या दिया, एन अनप्रेजेंटेड चेक ऑफ 2000 नॉट इन पासबुक। हमने कोई चेक प्रेजेंट किया था 2000 रुपए का, जो कि सॉरी हमने तो कोई चेक इशू किया था, प्रेजेंट नहीं, सॉरी हमने कोई चेक इशू किया था जो अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, इसलिए अनप्रेजेंटेड बोल रहे हैं। यानी हमने 2000 का चेक इशू किया तो माइनस हो रखा है, लेकिन पासबुक में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, -2000, सॉरी माइनस में लिखेंगे 2000। आई बात समझ में? पहले यहाँ तक बताओ सबको समझ आया कि नहीं आया, मैंने क्या किया है? क्लियर हुआ गाइस? ठीक है, अब सिंपल कुछ नहीं, अब इसका बैलेंस निकालो भाई, कौन सी साइड ज्यादा है, मेरा माइनस वाली साइड ज्यादा है। 10,500, 10,500 और ये क्या, तो कितना आ गया 9,000। तो अब ये तो पता चल गया बैलेंस 9,000 है, पर कौन से वाला, बी या सी? कैसे पता चलेगा भाई? हाँ जी, कौन बताएगा? हाँ निशांत बताओ बेटा, कैसे पता चलेगा कि बी आंसर है या सी आंसर है? सर अगर पासबुक का हमें अनफेवरेबल बैलेंस दिया होगा तो कैश बुक का भी अनफेवरेबल बैलेंस होगा तो क्रेडिट होगा तो ये इसका कैसे आंसर। पता? हमेशा ऐसे ही होगा कि अगर पासबुक का अनफेवरेबल है तो कैश बुक का भी अनफेवरेबल आएगा? ये जरूरी है क्या? इसका एक तरीका बताया था यस मैंने। नहीं, जरूरी नहीं है बेटा कि अगर स्टार्ट हम कर रहे हैं पासबुक के अनफेवरेबल से तो कैश बुक का भी अनफेवरेबल ही आएगा, ये जरूरी नहीं है। सस्लीन, कैसे पता चलेगा बेटा? सर अगर क्रॉस करके दूसरी साइड आएगा तो सेम होगा, वेरी और गुड, अगर उसी बिल्कुल साइड सही, आएगा तो डिफरेंट होगा। बिल्कुल सही भाई, ध्यान से देख निशा। बेटा अगर आपका क्रॉस करके आ रहा है, देखो क्रॉस करके आ रहा है ना, पहले वाले का बैलेंस नेगेटिव साइड में था, क्रॉस करके इसका पॉजिटिव साइड में आ रहा है। तो अगर क्रॉस करके आ रहा है तो जो यहाँ पे स्टेटस था सेम रहेगा। तो यहाँ पे स्टेटस क्या था, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। समझ में आई मेरी बात? हाँ जी, क्लियर हुआ निशाद, बात समझ में आई? तो ऐसा नहीं है कि अगर ऊपर ओवरड्राफ्ट था तो नीचे ऑटोमेटिक ओवरड्राफ्ट आएगा। अगर क्रॉस करके आ रहा है तो सेम स्टेटस है। तो अगर इसका बैलेंस यहाँ पे आ रहा होता 9,000, तो ये उल्टा हो गया होता, फेवरेबल बैलेंस हो गया होता। क्लियर हो गई? क्योंकि क्रॉस करके आ रहा है तो इसलिए सेम स्टेटस रहेगा, जो बैलेंस ऊपर था वही बैलेंस रहेगा, यानी ओवरड्राफ्ट था तो यहाँ भी ओवरड्राफ्ट रहेगा। अब ओवरड्राफ्ट बैलेंस अगर हम बात करें कैश बुक का तो क्या होता है बेटा, फेवरेबल बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस और ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। तो यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा, C। मैं आपके साथ डिटेल में इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ एक एक स्टेप, ताकि आपको पता चले कि कहाँ गड़बड़ होती है, आप किस स्टेप पे अटके थे, आइडेंटिफाई करो। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं, 22 पे आते हैं। फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस गिवन बिलो, फाइंड द कैपिटल एट द एंड। और ये तो बहुत ही सिंपल है यार, देखिए जरा क्या दिया हुआ है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, स्टार्ट बिजनेस विद 40,000, तो 40,000 से एसेट बढ़ जाएगा, कैश बढ़ेगा बेटा 40,000 से, और साथ में कैपिटल बढ़ जाएगा। अकाउंटिंग क्वेश्चन सिंपल। हाँ, कमीशन पेड इन एडवांस 1,000, आपने 1,000 रुपए का कमीशन पे किया एडवांस में, एडवांस में पे किया है, तो एक तो कैश कम हो जाएगा बेटा, तो एक एसेट कम हो जाएगा आपका 1,000 से, और कमीशन पेड इन एडवांस एक और एसेट बढ़ जाएगा 1,000 से। आर यू विद मी? कमीशन पेड इन एडवांस भी तो एक एसेट बन जाएगा ना। तो अगर इस 40,000 को इधर लिख देता हूँ, ये दिस इज कैश, अगर आप ढंग से समझ चाहो, दिस इज कैश एंड प्लस दिस इज कमीशन पेड इन एडवांस, दिस इज अनदर एसेट। ठीक है, अब अक्रूड कमीशन में क्या होगा, थर्ड आइटम पे आ गया मैं। अक्रूड कमीशन यानी कि हमारी इनकम है जो अभी तक मिली नहीं है, तो इनकम तो है, तो यहाँ प्लस 2,800 यहाँ आ जाएगा, और एक अक्रूड इनकम, अक्रूड कमीशन के नाम से एक और एसेट बढ़ जाएगा 2,800। तो ये सब एसेट साइड पे बढ़ रहा है, इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। ये ठीक है, तो एक और एसेट बढ़ जाएगा अक्रूड कमीशन के नाम से। हाँ जी, क्लियर हुआ यहाँ तक? 2,800। ठीक, अगला लास्ट वाला क्या है, कमीशन ड्यू बट नॉट पेड। इसको क्या कहते हैं, कमीशन ड्यू हो गया बट पे नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग।
ठीक है, पे नहीं किया है लेकिन ड्यू हो गया है, तो यहाँ से 800 रुपये एक्सपेंस तो हम बुक करेंगे और लाइबिलिटीज में आ जाएगा प्लस आउटस्टैंडिंग कमीशन 800। तो यानी हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, हमने सारी ट्रांजेक्शन्स लिख के देख ली, क्वेश्चन ने क्या बोला था, फाइंड द कैपिटल एट द एंड। लो जी कैपिटल निकाल लेते हैं। तो कैपिटल कितना आ जाएगा, 40,000 में 2,800 ऐड किया और 800 माइनस किया तो 42,000। आंसर इज डी। आर यू विद मी? थम्स अप करके बताओ, समझ में आया? चले आगे। 23rd में देखो क्या रहा है, सोल्ड गुड्स टू सुरेश कॉस्टिंग 18,000। 18,000 की गुड्स बेचे 20,000 में, कैसे? इन कैश। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है भाई, कैश लिखा हुआ है। तो यानी क्या होगा, 20,000 रुपए से कैश बढ़ेगा, 18,000 से स्टॉक कम होगा। सबसे पहले देखें जरा, कैश इंक्रीज बाय 20,000, ये तो सही है। स्टॉक डिक्रीज बाय 20,000 नहीं, 18 से कम होगा। कैश डिक्रीज नहीं, कैश इंक्रीज बाय 8 नहीं, तो आखिरी वाला ही ऑप्शन होगा सही। देखें जरा क्या था, स्टॉक कम हो रहा है 18 से, कैश बढ़ रहा है 20 से और कैपिटल बढ़ रहा है 2,000 से, बिल्कुल ठीक है। चले आगे। ओके 24th पे आ जाओ। आर कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 विद अ कैपिटल ऑफ 6 लाख। ऑन 31st मार्च हिज एसेट्स वर वर्थ 8 लाख एंड लायबिलिटीज 50,000। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट। बहुत ही आसान है भाई, आपका सिंपल फॉर्मूला लगाया, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आपको क्लोजिंग एसेट दे रखे हैं 8 लाख और क्लोजिंग लायबिलिटी दे रखी है 50,000। 31 मार्च का दे रखा है नहीं, तो क्लोजिंग कैपिटल क्या हो जाएगा, 8 लाख माइनस 50,000 यानी कि 7,50,000। तो आपका आधा आंसर तो आ गया। तो सबसे पहले देख लो कैपिटल कहाँ पे है, 7,50,000। लो आपका आगे की कैलकुलेशन करे भी नहीं, मुझे पता चल गया आंसर क्या है, ए, क्योंकि उसी में 7,50,000 आ रहा है, बाकी किसी में आ ही नहीं रहा। बट फिर भी करके देख लेते हैं, प्रॉफिट या लॉस कितना आया। तो क्लोजिंग कैपिटल आपका 7,50,000 है, ओपनिंग कैपिटल आपका क्वेश्चन में दे रखा है 6 लाख, तो डिफरेंस आ गया आपका प्रॉफिट 1,50,000। आई बात समझ में? क्लियर है गाइस सबको? चल सकते हैं आगे। अच्छा अगले क्वेश्चन पे देखते हैं जरा क्या है। क्वेश्चन नंबर 25, गुड्स वर्थ 3,000 वर परचेज्ड ऑन विच, इसको रख कर देता हूँ, ऑन विच द ट्रेडर अलाउज 200 एज स्टेज डिस्काउंट। तो यहाँ लिस्ट प्राइस था, इसका मतलब 3,000, ट्रेड डिस्काउंट हो गया 200 का, ठीक है। परचेज किया है तो ये परचेज प्राइस आ गया, कितना आ गया, 2,800। आगे क्या बोला है, एंड 5% कैश डिस्काउंट इफ पेड इमीडिएटली, द अमाउंट वाज पेड ऑन द सेम डेट। यानी इस पे पूरा का पूरा कैश डिस्काउंट 5% मिल गया होगा भाई। तो 5% कितना हो गया 2,800 का, 10% होता है 240, 5% हो गया 140, और सॉरी 280, 10% 280 और ये हो गया 140। आगे बोला है परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय, पहले मैं इसको पूरा निकालूं कितना आता है, 2,800 में से आप माइनस करोगे 140 तो आपका आ जाएगा 2660। आपको अगर याद हो तो यहाँ क्या लिखते थे, कैश पेड, इसके आगे लिखते थे कैश पेड। अब ध्यान करो यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है, अब आधे बच्चे तो ये करके आ जाएंगे, आंसर इज 2660। अच्छा ऑनेस्टली बताना किस किसने 2660 करा था, ऑनेस्टली बताओ किस किसने किया था, हैंड रेस करो। बबिया ने किया था, और वेरी गुड ईशा, स्निग्धा, वेरी गुड। देखो मैंने कहा था ना गलती किया आपने, देखो सारा कैलकुलेशन सही किया आपने, सारा कैलकुलेशन सही किया, लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ने क्या मांगा है। क्वेश्चन कह रहा है परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय, परचेज अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट होगा। एंट्री बनाते थे तो क्या करते थे भाई, जो ट्रेड डिस्काउंट वाले से ऊपर वाला है उसको क्रॉस करते थे और इसकी एंट्री क्या बनेगी, परचेज डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश में आता था 2660, डिस्काउंट में आता था 140, परचेज में कितना आएगा 2800। तो आंसर क्या होना चाहिए 2800, सॉरी 2880 है, 800 है, 2800 का। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो क्वेश्चन ने क्या मांगा था, ये पूछा था कि भैया परचेज अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट हो रहा है, तो कितने अमाउंट से डेबिट हो रहा है 2,800 से, यानी आंसर क्या होगा आपका ए पार्ट। क्लियर? तो ये कॉमन मिस्टेक्स है बेटा, देखो आपको सारा कुछ आता था, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से ना पढ़ने की वजह से आपने पहले ही प्रिज्यूम कर लिया क्वेश्चन तो आखिरी वैल्यू मांग रहा होगा। ये होता है क्या, ऑटोमेटिक
इंट्यूशन होती है कि हमने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा और हमने अज्यूम कर लिया कि आखिरी वैल्यू ही निकलवा रहा होगा। नहीं, वो तो अमाउंट क्या है, कैश कितना पे किया। क्वेश्चन मांग रहा है परचेज अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है। ठीक है, चलो तो ध्यान रखेंगे अगली बार ये गलती। सुमन हु ओड 8,000 became insolvent and paid us 60% in full settlement. Posting will be made to सुमन अकाउंट। कितने अमाउंट से सुमन के अकाउंट में पोस्टिंग होगी। अब अगेन यहाँ भी सेम चीज समझो जरा, मेरे को पहले एंट्री बताओ, कौन बताएगा एंट्री क्या बनेगी। हाँ जी, कौन बताएगा प्रथम, क्या एंट्री होगी। जर्नल एंट्री बताओ बेटा। सर मतलब कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा अगर उसने 60% पे किया तो। हाँ बता रहा कितना, क्या लिखूं, कैश अकाउंट डेबिट। एक मिनट, सर 4800 आगे। बैड डेट अकाउंट 3200 आगे। टू सुमन 8000। ठीक है भाई, एंट्री समझ में आ गई। अब सवाल ने क्या पूछा है, पोस्टिंग विल बी मेड टू सुमन अकाउंट। सुमन के अकाउंट में हम क्या पोस्ट करेंगे, तो सुमन के अकाउंट में कितना पोस्ट हो रहा है, 8,000 रुपीज। आप देख लो, तो सुमन 8,000 करा है ना, तो सुमन के अकाउंट में क्या आ जाएगा 8,000। ये बात समझ में आई। अब किस साइड में जाएगी, सुमन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में जाएगी, यानी आंसर आपका होना चाहिए 8,000 ऑन दी क्रेडिट साइड। करके भी दिखा देता हूँ आपको, ऐसे समझ नहीं आएगा, लो करके भी देख लो। जब हम इसकी पोस्टिंग करते लेजर में सुमन के अकाउंट में, तो क्या कर रहे होते हैं, सुमन के अकाउंट में आता बाय कैश एंड बाय बैड डेट। कितने अमाउंट से आ रहा होता, 4,800 और 3,200। तो टोटल ये इधर डेबिट साइड हो गई, इधर क्रेडिट साइड, तो आपका टोटल क्रेडिट साइड में आपका आ रहा होता सुमन के 8,000। आई बात समझ में, क्लियर है। हाँ जी, जल्दी थम्स अप करके बताओ क्लियर है कि नहीं। और जिन लोगों ने कैमरा ऑफ करे प्लीज ऑन करो जल्दी से। रजत, परिका, अवनी, निशत, बेटा कैमरास ऑन करो प्लीज। 27 क्वेश्चन मैं आगे करा रहा हूँ, प्लीज कैमरा ऑन करो जब तक। सेल्स अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, ये तो मैंने भी बताया था, आपको याद होना चाहिए। परचेज डेबिट होता है लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं, सेल्स तो हमेशा ही क्रेडिट होता है। और रीजन क्या लिखा है आगे लगा के देखो यहाँ पे, बिकॉज। अगर मैं यहाँ बिकॉज लगा के देखता हूँ तो क्या ये वैलिड है कि नहीं। सेल्स अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड बिकॉज सेल्स इज अ रेवेन्यू नेचर अकाउंट एंड व्हेनेवर रेवेन्यू इंक्रीजेस इट इज क्रेडिटेड। तो बिल्कुल ठीक बात है यार, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और जो रीजन दिया है वो बिल्कुल फिट कर रहा है, फिट बैठ रहा है असर्शन के साथ। यानी आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी फर्स्ट वन। क्लियर हो गया, चले आगे। ओके 28 को देखते हैं जरा। ऑन 1 मई 2018 कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस वाज 2000। तो कैश बुक का बैलेंस बताया हुआ ओवरड्राफ्ट का 2000। ऑन डिपॉजिटिंग 10,000 इनटू बैंक एंड गिविंग अ चेक ऑफ 7,200 फॉर रेंट द बैलेंस विल बी। पूछा गया बैलेंस क्या बनेगा, तो आपको बैलेंस निकालना है। अगेन आप यहाँ पे शुरू कर सकते हो क्या, कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस। यानी कि आपका, मैं अगर कैश बुक बनाता तो किधर आता है ये बैलेंस, डेबिट क्रेडिट। हाँ जी, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ये क्या बना रहा हूँ मैं, कैश बुक। अच्छा पीछे जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें उल्टा पूछा गया था, कैश बुक का बैलेंस दिया था, सॉरी पासबुक का बैलेंस दिया था, कैश बुक का बैलेंस मांगा था। इसमें ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ। उसमें क्या था, पासबुक का बैलेंस दिया था और कैश बुक का बैलेंस मांगा हुआ था। इसमें सेम ही मांगा जा रहा है कि कैश बुक का ही बैलेंस क्या होगा, बट आफ्टर दीज टू ट्रांजेक्शन। फर्क समझ आ रहा है, ठीक है। तो वहां तो मैंने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई थी, लेकिन यहाँ पे तो मुझे कैश बुक का ही बैलेंस मांगा जा रहा है, तो मैं सीधा कैश बुक बना रहा हूँ। देखो क्या होगा, सबसे पहले आपका ओपनिंग बैलेंस आएगा, बैलेंस बीडी। ठीक है, बैलेंस बीडी आपका 1 मई का 2,000 रुपये इधर आ जाएगा, ओवरड्राफ्ट है तो इसलिए क्रेडिट साइड पे आएगा। फिर अनफेवरेबल बैलेंस हो गया, क्लियर है गाइस, ठीक है। हाँ जी, अनफेवरेबल बैलेंस। उसके बाद क्या बोला है, ऑन डिपॉजिटिंग 10,000, तो 10,000 डिपॉजिट किए तो किधर आएगा, डेबिट साइड पे, ठीक है।
और आगे के लिखा है इन गिविंग अ चेक ऑफ 7,200, तो 7,200 का चेक दिया तो किधर आएगा, क्रेडिट साइड पे। आर यू विद मी, समझ आया, क्लियर। तो यानी अब कौन सी साइड ज्यादा आ गई, अगर आप देखें तो डेबिट साइड ज्यादा आ गई। ये लो जी 10,000, 10,000, और यहाँ बैलेंस कितना आ गया, 800 रुपये, बैलेंस CD, क्लियर। और ये बैलेंस कौन सा बैलेंस कहलाता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बार बार ये कंफ्यूजन आती है दिमाग में, सर ये क्रेडिट बैलेंस है। आंसर इज नो, दिस इज डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है डेबिट साइड वाज मोर देन द क्रेडिट साइड, इसीलिए बैलेंस निकल के आया। इसको क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस। तो जिस साइड में आप बैलेंस CD लिखते हो वो नहीं देखते, इसके बाद क्रॉस करके कहाँ लिखते हैं, इधर नहीं लिखते, टू बैलेंस BD, तो जिधर फाइनल बैलेंस आ रहा होता है क्रॉस करके वो बैलेंस है, ठीक है। तो दिस इज डेबिट बैलेंस। समझ आई बात मेरी, इन बातों को ध्यान रखना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डेबिट बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस कौन सा है। तो आंसर क्या हो गया, ए, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं जरा, गलतियां देखते चलो भाई क्या क्या गलतियां हुई हैं। हाँ जी, पेमेंट डन बाय द अकाउंट होल्डर थ्रू इशूइंग अ चेक, पेमेंट डन बाय द अकाउंट होल्डर थ्रू इशूइंग अ चेक इज एंटर्ड इन। अगर पेमेंट करिए जो अकाउंट होल्डर है, यानी जो उस बैंक अकाउंट का होल्डर है, उसने पेमेंट करिए बाय इशू ऑफ चेक, चेक इशू करते ही कहाँ पे एंट्री होगी, इज एंटर्ड इन, कहाँ एंट्री होगी, पहला है पासबुक में, पासबुक में चेक इशू करते वक्त होती है, वो तो कब होगी, जब वहां पे चेक प्रेजेंट किया जाएगा। तो मेरे को पहले ही पता चल गया कि ये दो आंसर तो गलत है, सॉरी सॉरी सॉरी, पहला वाला गलत है, दूसरे पे कहाँ गया। अगला वाला क्या था, द पासबुक एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग, हाँ ये बात सही है, पासबुक में कब होगी, जब प्रेजेंट होगा, प्रेजेंटिंग द चेक टू द बैंक फॉर पेमेंट, तो दूसरा तो ठीक है। अब गलती क्या होती है, बच्चे यहीं तक पढ़ के इसको करेक्ट कर देते हैं, मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी, आंसर पूरे पढ़ा करो, ठीक है। तो अभी ये तो पता चल गया पहला गलत है, दूसरा ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही आंसर हो, आगे बढ़ते हैं। कैश बुक एट द टाइम ऑफ इशूइंग द चेक, ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, नीचे वाला, बोथ B एंड C, यानी कि D। समझ आई मेरी बात, क्लियर है। आप देख लो कितना गड़बड़ होता है अगर आप पूरा आंसर्स नहीं पढ़ो, अगर चारों ऑप्शंस नहीं देखोगे, बिकॉज हमें बेस्ट ऑफ दी 4 देखना है कि आपका B और C भी ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन में D दे रखा है जिसके अंदर दोनों कवर्ड है, तो ऑब्वियसली हमें फिर वही टिक करना पड़ेगा। अगर आपने B और C टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या है, अ मशीन कॉस्टिंग 20,000 इज डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम, ठीक है, using written down value method, amount of depreciation of third year will be, तो थर्ड ईयर में क्या डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा, तो देखिए जरा, पहले साल कितना होगा 20, इसका 10% कैसे निकाला, 20,000 का 10%, ठीक है। तो ये आ गया 2,000, इसके बाद बचा 18,000, फिर अगला डेप्रिसिएशन लगेगा इस 18,000 पे 10%, WDV है ना, तो 1,800, फिर कितना बचेगा भाई 200, यहाँ बचा 16,200, तो अगला आ जाएगा 16,200 के ऊपर इंटू 10%, यानी कि 1,620। क्वेश्चन ने हमसे यही मांगा था कि बताओ थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है, तो आंसर मिल गया हमें 16,200, सॉरी 1,620, क्लियर हुआ, 1,620, यानी ए आंसर है इसका। अब अगर SLM में मांगा होता तो आंसर क्या था, चाहे फर्स्ट ईयर का हो, चाहे सेकंड ईयर का, चाहे थर्ड ईयर का, चाहे फोर्थ ईयर का, कितना 2,000, फ्लैट 2,000 का मेरा आंसर हो जाता, ठीक है, क्योंकि हर साल सेम ही अमाउंट लगता है, इसमें निकालना पड़ेगा। हाँ जी, असर्शन क्या है, डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस फॉलोड ड्यू टू अवॉइडेंस ऑफ इनकम टैक्स है, मैंने तो आज तक ऐसा कभी नहीं बोला भाई, क्या इनकम टैक्स बचाने के लिए, इनकम टैक्स को अवॉइड ना हो इसलिए हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, इसमें तो हमने कभी इनकम टैक्स की बात ही नहीं करी है, करी थी क्या आज तक, हमने तो करी नहीं, हमने तो क्या बोला था, किस लिए लगाते हैं, वियर एंड टियर के, याद करो कि डेप्रिशिएट जो आपके एसेट आप यूज कर रहे हो, क्योंकि आप उसको यूज कर रहे हो, तो वियर एंड टियर जो हो रहा है, जो उसकी यूसेज की वजह से आपका एसेट घिस रहा है, खराब हो रहा है, उसके लिए लगाते हैं, ठीक है। तो यानी कि असर्शन तो गलत हो गई भाई, डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस फॉलोड ड्यू टू अवॉइडेंस ऑफ इनकम टैक्स, नहीं। अगर हम इसमें देखें तो एक्चुअली तो हम क्यों फॉलो करते हैं, आपने पीछे एक लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन करा था, उसमें डिस्कस भी किया था, हम मैचिंग कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, इनको फॉलो करते वक्त, करने के लिए, इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करने के लिए हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इस साल के जो भी खर्चे हैं, आपने इस साल के रेवेन्यू लिया तो इसी साल से मैचिंग खर्चे भी लो, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का रेवेन्यू लिया तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का खर्चा भी लो, उस खर्चे में आपका ये खर्चा भी आना चाहिए,
ठीक है, क्लियर। तो ये आपका गलत हो गया, डेप्रिसिएशन क्यों फॉलो किया जाता है, गलत है। रीजन देखें, ड्यू टू वियर एंड टियर प्रोसेस ऑफ फिक्स्ड एसेट नीड टू बी डेप्रिशिएटेड एवरी ईयर, ये ठीक है। तो असर्शन गलत है, रीजन ठीक है। देखिए जरा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, नो, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट इंडिविजुअली, ये भी गलत है। बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट, ये भी गलत है। ए करेक्ट है, आर इज इनकरेक्ट, ये भी गलत है। पांचवा ठीक होगा, इसमें आंसर क्या होगा, ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो 32 पे आते हैं। द क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज 1500। क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ, इसके अंदर भी मुझे वो बनाना पड़ेगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो दो कॉलम बना लेते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बैलेंस या लिख भी देता हूँ, क्रेडिट बैलेंस कौन सा होता है, फेवरेबल अनफेवरेबल। अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो अनफेवरेबल, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश। तो कहाँ आएगा, नेगेटिव 1500। अब वापस यहाँ वर्किंग बना लेते हैं, कैश बुक और पासबुक। बैलेंस कैश बुक का दिया तो बिंदी कैश बुक पे आएगी, जो भी अमेंडमेंट्स या जो भी हमें बैलेंस करने के लिए करना होगा वो यहाँ करेंगे। कह रहा है चेक फॉर 400 वर डिपॉजिटेड, 400 के डिपॉजिट किए, तो यहाँ तो प्लस हो चुका है बट वर नॉट कलेक्टेड, अभी तक कलेक्ट नहीं हो पाया है, तो यानी पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इस साइड में एडजस्टमेंट करेंगे, यानी -400, तो माइनस की साइड में आ गया 400। ठीक है, द चेक इशू करा हमने, चेक कितने हैं, 100, 125, 50, तीनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 375। तो हमने माइनस किया 375। ठीक है, लेकिन आगे क्या बोला है, बट नॉट प्रेजेंटेड, तो पासबुक में कुछ नहीं हुआ। अगेन इसको बैलेंस करने के लिए प्लस 375, यानी यहाँ प्लस में आ जाएगा 375। कह रहे बैलेंस 75 नहीं होगा, कितना आएगा, सॉरी 275 आएगा, 275। सॉरी 275 आएगा ना, 3 गलत हो गया, 275, इसको करेक्ट कर देते हैं, 275। ठीक है, तो यहाँ 275 प्लस हो जाएगा। क्लियर, बैलेंस एज पर पासबुक केस। अगेन देख लो, कैश बुक का दिया, पासबुक का निकालने के लिए बोला जा रहा है, इसलिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना, एक का दिया दूसरे का निकालने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपको कैश बुक का ही निकालने के लिए बोला गया होता कि बताओ ये ट्रांजेक्शन्स के और एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन दिए, उसके बाद बताओ कैश बुक का क्या बैलेंस है, तो फिर कैश बुक बना के दिखा होता। अब इसमें क्या होगा, इधर का टोटल ज्यादा है, इसका टोटल किया 1900 में से भाई 275 में कितना आएगा बताओ जरा। अच्छा, आपको ये आता है तरीका, चलो ये भी तरीका, चलो ये तरीका भी सीख लो। अगर अब आपको ये करना है तो आप तो नॉर्मली कैसे करते हो, ऐसे करते हो ना, ऐसे माइनस करके फिर कर रहे होते हो, है ना। अब यहीं पे सीख लो, बिना इस तरीके से करे कैसे करेंगे। 5 इधर दे रखा है, 0 इधर है, तो 5 में मैं क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, क्या ऐड करूंगा भाई, 5 में 5 ऐड करूंगा ना तो 0 आ जाए। तो 5 में 5 ऐड किया, 0, एक कैरी हो गया, 10 हो गया, 10 का एक कैरी, 7 + 1 8। अब 8 में क्या ऐड करूंगे, फिर से 0 आ जाए तो 2 ऐड होगा। ठीक है, 8 और 2 10, फिर से 1 कैरी हो गया, तो 2 + 1 3 में क्या ऐड करूं, 6 के 9 आ जाए, और यहाँ पे आई बात समझ में। तो मैं बिना डिफरेंस, जैसे आप ये एक अलग तरीका सिखाया मैंने आपको डिफरेंस निकालने का, आपने एक तरह से ये चेक करा कि दूसरी फिगर क्या ऐड करूं कि मेरा रिजल्ट नीचे वाला आ जाए। समझ आ गई मेरी बात। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ये चीजें तभी कर सकते हो जब आप पहले से आदत डाल लो। तो अगर आप आदत डाल लोगे तब तो आपके लिए आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर वैसे नॉर्मल तरीके से कर लेना भाई, जैसे सीखा हुआ। तो आंसर इज 1625। अगेन फेवरेबल अनफेवरेबल, तो देखो जरा भाई, यहाँ पे स्टार्ट किया था हमने इस साइड से और क्रॉस करके आंसर आ रहा है, तो जो ऊपर था अनफेवरेबल था, तो यहाँ भी अनफेवरेबल ही होगा एज पर पासबुक। और पासबुक का अनफेवरेबल होता है डेबिट बैलेंस, यानी कि डेबिट 1625 सी पार्ट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अ ट्रेडर एंटर्ड इनटू फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, एज अ रिजल्ट टोटल ऑफ परचेज बुक विल बी। तो आपको बोला गया ये 4 ट्रांजैक्शन है, 4 ट्रांजैक्शन के बाद बताओ परचेज बुक का टोटल क्या होगा। देखते हैं जरा। गुड्स परचेज फ्रॉम सौरभ 8000, ये तो आएगा, 8000 के गुड्स खरीदे हमने, परचेज बुक में एंट्री आएगी। गुड्स परचेज फ्रॉम रणधीर फॉर कैश, तो ये कहाँ जाएगा, परचेज बुक में नहीं आएगा, कैश बुक में जाएगा, तो ये परचेज बुक में एंट्री नहीं आएगी। गुड्स परचेज फ्रॉम जमाल ऑन क्रेडिट 25000, ये आएगा, ये तो गुड्स ही खरीद रहे हो और उधार पे ही खरीद रहे हो। और लास्ट क्या था, मशीनरी परचेज फ्रॉम विनेश ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे जरूर खरीद रहे हो लेकिन मशीन खरीद रहे हो, ये कहाँ जाएगा, जनरल प्रॉपर्टी। ठीक है,
तो यानी कि टोटल आपका क्या बन गया जो आएगा परचेज बुक में 33,000। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो आप अगर लगाओगे तो आसानी से आंसर आ जाए। चलो आगे, विच मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट करेक्ट सीक्वेंस। तो मैच करते हैं जरा। डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है आपका कार, लैपटॉप, अलमीरा, इनके ऊपर यानी सी पे। डिप्लीशन लगता है ऑयल, वेल और रिवर्स पे। और अमोर्टाइजेशन लगता है ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स पे। यानी कि आंसर क्या होगा? 1 का सी, 1 का सी, 2 का ए और 3 का बी। तो 1 का सी देखे जरा किसमें आ रहा है? 1 का सी दो जगह आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। तो जरा आगे का चेक करो। 2 का ए यानी आंसर कौन सा हो गया आपका? डी। 2 का ए किसमें है? डी में है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया गाइस? चलो आगे चलते हैं। 35 क्वेश्चन क्या कहता है? अगेन मैच दी फॉलोइंग। तो मैच करते हैं जरा क्या लिखा है। कह रहा है परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बैड डेट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट एंड मशीनरीज में। तो देखिए जरा किसमें आएगा। परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कौन सी बुक में जाएगा बेटा? परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर आप ध्यान से समझो तो अगर हम कोई भी फिक्स्ड एसेट को खरीद रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि क्रेडिट पे खरीदना है या कैश पे, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? वही प्रोसेस लेके चलो। क्या नाम लिखा है? नाम नहीं लिखा तो क्या मानेंगे? कैश में खरीदा होगा। तो अगर हमने कैश में खरीदा होगा तो ये कहाँ जाएगा? यहाँ पे। समझ आई मेरी बात? अगला क्या है देखो, बैड डेट। बैड डेट जनरल प्रॉपर में जाएगा। बैड डेट की एंट्री क्या होती है? बैड डेट टू डेटर। तो इसमें कोई ना कैश इन्वॉल्व है ना कोई किसी परचेज सेल बुक, इन सब में जाएगा। तो रिमेनिंग कहाँ जाता है? जनरल प्रॉपर। ठीक है। अगला क्या है? गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ये तो लिखा है सामने, परचेज बुक में जाएगा। ठीक है। अब बच्चे करते क्या है? बच्चे क्या करते हैं? लो जी सर आखिरी वाला ये लो, यही बचा था, ये इसमें चला जाएगा। आंसर इसमें, ये इसमें नहीं जाएगा। ध्यान से देखो क्या लिखा है। मशीनरी सोल्ड, मशीन बेची है आपने। अगर मशीन बेची और अगेन लिखा नहीं है कैश में क्रेडिट में, तो क्या मान के चलेंगे? कैश में बेची होगी। तो अगर मशीन कैश में बेची है तो कहाँ जाएगा? ये भी कैश में। आ रही है मेरी बात समझ में? तो एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं आपके अपोजिट साइड में। ऐसा नहीं है कि 1 to 1 कोरिलेशन होगा ही होगा, जरूरी नहीं है। देखिए जरा आंसर मैच कहाँ कर रहा है। 1 का ए है, अगर मैं यहाँ देखूँ 1 का ए, फिर 2 का बी, फिर 3 का सी और 4 का बी। तो देखिए जरा कहाँ लिखा है ये। 1 का ए लिखा था, सॉरी मेरे 1 का बी आया, गलत लिख दिया।